ही स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडलाइन के चैप्टर 58 को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बात करें कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत बड़ा होता है, इसको हमने बहुत स्टडी किया है लेकिन फिर भी इसके बारे में हम बहुत थोड़ा जानते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि इसका जो फंक्शनल एरिया होता है वो बेसिकली एक लेयर ऑफ न्यूरॉन्स होती है जो कि इससे पेरिफेरी में मौजूद है। इस लेयर की थिकनेस 2 to 5 मिलीमीटर होती है। इस लेयर को हम फर्दर 6 लेयर्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास न्यूरॉन्स की 1 से लेकर 6 तक लेयर होती है। इन 6 लेयर्स में कितनी किस्मों के न्यूरॉन्स है ये भी देख लेते हैं। एक होते हैं ग्रैनुलर न्यूरॉन्स जो कि लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 4 में बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपस में कनेक्शन वगैरह बना रहे होते हैं। ये ग्रैनुलर न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज कर देते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोसेसिंग वगैरह में, थिंकिंग वगैरह में, इन चीजों में इन्वॉल्व है। नंबर 2 पे आते हैं हमारे पास पिरामिडल और फ्यूजिफॉर्म सेल्स। ये जो पिरामिडल और फ्यूजिफॉर्म होते हैं ये लेयर नंबर 3 और लेयर नंबर 5 में ज्यादा होते हैं। ये आमतौर पे जो एफरेंट फाइबर है यानी कि यहाँ से जो फाइबर सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिग्नल्स को लेकर निकलेंगे उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। खास तौर पर जो पिरामिडल सेल्स होते हैं ये तो बहुत मोटे मोटे फाइबर्स ओरिजिनेट करवा रहे होते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स से निकल के मुख्तलिफ जगहों तक जा सके। और हॉरिजॉन्टल फाइबर भी होते हैं जो कि आपस में कनेक्शन कर रहे होते हैं। उसके अलावा मार्टिनोटी सेल्स वगैरह भी होते हैं। ये जो लेयर्स इनके फंक्शंस को अगर देखा जाए तो लेयर नंबर 1 2 3 ब्रेन के दूसरे एरिया को बताती है कि आजकल क्या चल रहा है। लेयर नंबर 4 सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। लेयर नंबर 5 सिग्नल्स को सेंड करती है खासतौर पर स्पाइनल कॉर्ड में। लेयर नंबर 6 भी सिग्नल्स को सेंड ही करती है लेकिन ये ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज में ही सेंड कर रही होती है। ऑलराइट, फिर वो ये बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो थैलेमस है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कॉर्टेक्स में आती है वो थैलेमस से ही होके आ रही होती है। थैलेमस एक रिले सेंटर है सिवाय कुछ ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स के, सूंघने के कुछ सिग्नल्स के अलावा बाकी जो भी सिग्नल्स कॉर्टेक्स में आ रहे हैं वो थैलेमस से ही होके आ रहे होते हैं। तो हम देखते हैं हर जगह पे आने वाले सिग्नल्स थैलेमस के किसी न किसी न्यूक्लियस के अंदर से होके आ रहे हैं। यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो थैलेमस के न्यूक्लियस डोर्सालिस मीडियलिस से होते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो थैलेमस के ही किसी न किसी न्यूक्लियस से होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ न्यूक्लियस के मुख्तलिफ नाम। उसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिक कॉर्टिकल एरियाज। कॉर्टेक्स के मुख्तलिफ एरियाज के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। कोई एरिया हैंड स्किल मूवमेंट में इन्वॉल्व है, कोई वॉलंटरी मोटर कंट्रोल में इन्वॉल्व है, कोई आई टर्निंग में इन्वॉल्व है। इस तरह से मुख्तलिफ एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। फिर मजीद वो बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी एरिया होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन की तो एक होगा प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। वो क्या करेगा? सिंपल बताएगा कि जी कुछ गर्म महसूस यानी कि कुछ टच हुआ है, कुछ ये वो सिंपल चीज बता दिया करेगा। फिर हमारा सेकेंडरी एरिया आएगा। सेकेंडरी थोड़ा प्रोसेस करेगा कि भाई ये ठंडी चीज क्या होती है, गर्म चीज क्या होती है। और फिर आएगा एसोसिएशन एरिया जो कि उस सेंसेशन को मजीद प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और एसोसिएशन एरियाज होते हैं। टोटल 3 तरह के एसोसिएशन एरियाज ब्रेन में मौजूद हैं। पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया, उसके अलावा लिम्बिक एसोसिएशन एरिया और फिर प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया इसके काफी सारे फंक्शन होते हैं। एक एरिया इसका ऐसा होता है जो कि स्पेशल और कोऑर्डिनेशन में बॉडी देखता है कि भाई बॉडी कहाँ पे मौजूद है, हाथ पांव कहाँ पे मौजूद है, उसकी सराउंडिंग क्या है, यानी कि जिस्म का होश होता है, इसको प्रोप्रोसेप्शन वगैरह भी आप कह सकते हैं। दूसरा एरिया होता है वर्निकीज एरिया। ये वर्निकीज एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में रोल प्ले करता है, यानी कि जब आप कोई लैंग्वेज सुनते हो या जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैसेज है, इसको समझना, इसको सोचना, ये वर्निकीज एरिया का काम है। फिर एक होता है एंगुलर गायरस। इसका काम ये होता है कि जब भी आप कोई चीज देख रहे हो या आपको टेक्स्ट देख रहे हो ना तो ये होता है कि भाई ये क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। सही की बात, जिस तरह आप चाइनीज को देखो, इंग्लिश को देखो, चाइनीज को देख के आप नहीं चाहते क्या वर्ड है लेकिन इंग्लिश को देख के बता सकते हो तो क्योंकि आपने याद की हुई इंग्लिश। अब आप ये जो वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, ये बेसिकली एंगुलर गायरस का काम होता है। अगर एंगुलर गायरस नहीं होगा तो आप रीड नहीं कर सकोगे, जिसको कहते हैं एलेक्सिया, और लिख नहीं सकोगे, जिसको कहते हैं एग्राफिया। सही। फिर इसी तरह एरिया फॉर नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी होता है। ये जो एरिया फॉर नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है ये हमारे पास ऑडिटरी कॉर्टेक्स से भी कनेक्शन बना होता है और विजन से भी। अगर आप सुन ना पाओ तो भी ऑब्जेक्ट्स को नेम नहीं कर सकोगे और अगर देख ना पाओ तो भी नेम नहीं कर सकोगे। सुन ना पाओ तो क्या नहीं होगा, बेसिकली आपको किसी ऑब्जेक्ट का नेम कैसे पता होता है? मैं आपको बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज पेन। ये सुना है तो पता चलना है कि इसको पेन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है किसी चीज का नाम बताने के लिए पहले सुनना भी जरूरी है और अब आप देख रहे हो ये क्या है तभी तो बता पा रहे हो पेन है। तो किसी भी चीज को बताने के लिए आपकी सुमात भी ठीक होनी चाहिए और बसारत भी ठीक होनी चाहिए। तो इसीलिए ऑडिटरी कॉर्टेक्स पहले चीज का नाम याद करने के लिए इन्वॉल्व होता है और फिर विजुअल कॉर्टेक्स उस चीज को देख के उसका नाम बताने के लिए इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होता है पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल कॉर्टेक्स। फिर आता है एसोसिएशन एरिया। फिर आता है हमारे पास प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया जो हमारे पास आगे करके मौजूद है ये वाला। ये हमारे पास प्लानिंग में, थिंकिंग में, इन चीजों में इन्वॉल्व होता है। इसके पास प्री एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन आती है पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया के पास, यानी कि मुख्तलिफ विजुअल, मुख्तलिफ ऑडिटरी सिग्नल्स के जो मतलब इसने निकाले हैं ना वो इसको वो एनालाइज इंफॉर्मेशन भेज देता है। ये उसके मुताबिक फिर मजीद थिंकिंग करता है, मजीद थॉट प्रोसेस, मजीद प्लानिंग ऑफ मूवमेंट करता है और उस प्लानिंग में ये कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस थैलेमस वगैरह की भी हेल्प लेता है, उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है थिंकिंग के अंदर। तो यहाँ पे यानी कि वर्किंग मेमोरी का भी रोल होगा प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया की वर्किंग में। तो ये हो गया प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। इसमें इसी जगह पे हमारे पास एक ब्रोकाज एरिया मौजूद होता है। ब्रोकाज एरिया स्पीच के लिए इन्वॉल्व होता है। आप जो बोल रहे हो ब्रोकाज एरिया की वजह से बोल रहे हो। ब्रोकाज एरिया के वर्निकेज एरिया के साथ भी अच्छे खासे ताल्लुकात होते हैं। फिर यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं कि अगर बचपन में ही कोई बच्चा 2 लैंग्वेजेस सीख ले तो वो लैंग्वेजेस ब्रेन में एक ही जगह पे स्टोर होती हैं
और अगर दो अलग अलग टाइम पे दो लैंग्वेज सीखेगा तो वो लैंग्वेज अलग अलग जगह पे स्टोर होगी। सही, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारे पास प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। अब आखिरी रह गया हमारे पास लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। ये हमारे पास बिहेवियर्स में, इमोशंस में, इन चीजों में इन्वॉल्व है। तो जारी बात है क्योंकि लिम्बिक सिस्टम भी इन चीजों में इन्वॉल्व होता है तो इसके भी लिम्बिक सिस्टम से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होंगे जो कि ये इमोशंस में, मोटिवेशन में, बिहेवियर्स में, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, फिर एक एरिया होता है एरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ फेसेस। आप जो किसी को चेहरा देख के पहचान लेते हो ना ये कौन है, ये एरिया बेसिकली यहाँ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये एरिया खराब हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्रोसोपग्नोसिया, जिसमें आप किसी के चेहरे को पहचान नहीं पाते कि ये कौन है, ये सारा है या ये जमील है, कौन है, हम पहचान नहीं पाते। अच्छा, फिर आगे वो मजीद बता रहे हैं कि इतना बड़ा एरिया मौजूद होता है सिर्फ पहचानने के लिए। क्यों? क्योंकि ये डेली यूज होने वाला एरिया है, बहुत आपका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये कौन सा रीजन है आप देख सकते हैं कि पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब का मीडियल पोर्शन और टेम्पोरल लोब का वेंट्रल मीडियल पोर्शन होता है जो कि रिकग्निशन ऑफ फेसेस में इन्वॉल्व होता है। फिर आगे आते हैं हमारे पास वर्निकीज एरिया का इंटरप्रेटेटिव रोल। वर्निकीज एरिया बेसिकली जो कि मैंने आपको बताया था ना, जो विजुअल इन्फॉर्मेशन आती है, जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बारे में सोचता है, प्रोसेस करता है। तो बेसिकली ये थिंकिंग का या इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सेंटर है हमारे ब्रेन में। तो इसी वजह से बहुत सारे नाम है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके बहुत सारे नाम है। फिर हमने मुख्तलिफ टेस्ट भी किए वर्निकीज एरिया को स्टिमुलेट करके देखा कि इससे क्या होता है, तो भी मुझे यही पता चला कि भाई मुख्तलिफ थॉट्स आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बंदा सुनना शुरू कर देता है, या कह लो समाज के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनना शुरू होती है। तो इससे मैं पता चला कि वर्निकीज एरिया का जो फंक्शन हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। एंग्लो गैस का क्या काम होता है मैंने बता दिया था। जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन आती है एंग्लो गैस उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करता है कि भाई ये लिखा हुआ है चैप्टर, ये लिखा हुआ है मोर, ये लिखा हुआ है एक्सटेंसिव, और ये वर्ड्स के बारे में वर्निकीज एरिया को बताया था कि भाई ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। वर्निकीज एरिया फिर उन वर्ड को समझते हुए मजीद आगे उसके मतलब वगैरह निकालता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट दो हेमिस्फीयर होते हैं, इनमें से किसी एक हेमिस्फीयर का वर्निकीज एरिया, ब्रोकास एरिया, सब कुछ ज्यादा अच्छा डेवलप्ड होता है। तो जिसमें ये सब कुछ ज्यादा अच्छा डेवलप्ड है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट हेमिस्फीयर। 95% ऑफ द पीपल में लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। तो चूंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है तो वो बॉडी की राइट साइड बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन की लेफ्ट साइड बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करती है और ब्रेन की राइट साइड बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। ये अच्छा, ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर क्यों होता है लेफ्ट साइड में? आमतौर पर तो बाय बर्थ ही लेफ्ट साइड के ब्रेन का वर्निकीज एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब बच्चे ने एट अ टाइम एक ही बात सोचेगा ना, इसको हम कहते हैं वन प्रिंसिपल थॉट एट अ टाइम। हमने कोई चीज एक ही चीज सोचनी होती है ना, हम सोचते हैं कौन से हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन भेजें। तो जो हेमिस्फीयर बेहतर डेवलप्ड है, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर बेहतर डेवलप्ड होता है, तो हम लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही सिग्नल्स भेजते हैं, आमतौर पर लेफ्ट हेमिस्फीयर को ही थिंकिंग में यूज करते हैं। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ही मजीद अच्छा डेवलप हो जाता है, तो इसी वजह से वो डोमिनेंट हो गया है। ठीक है, वैसे राइट में नक्स कोई नहीं था, लेकिन चूंकि हमने यूज ही लेफ्ट वाला किया तो लेफ्ट वाला डोमिनेंट हो गया। अगर लेफ्ट वाला खराब होता और हम राइट यूज करते तो राइट वाला बेहतर हो जाता। तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है कि ये हमने देख लिया कि कोई भी हेमिस्फीयर डोमिनेंट कैसे होता है, बच्चे के यूज से होता है। डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ना सिर्फ वर्निकीज एरिया बेहतर डेवलप्ड होगा, बल्कि ब्रोकास एरिया भी डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ही ज्यादा अच्छा डेवलप्ड होता है। आमतौर पर लेफ्ट हेमिस्फीयर में ज्यादा अच्छा डेवलप्ड होता है। वेरी सिमिलर जो मोटर कंट्रोल है ये भी हम लेफ्ट हेमिस्फीयर से ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। ये वाली बातें भी होगी। कॉर्पस क्लोसम दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि कोऑर्डिनेशन रहे। अगर कॉर्पस क्लोसम नहीं होगा तो एक तरह का हेमिस्फीयर कुछ और सोच रहा होगा, ये कुछ और सोच रहा होगा, एक बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा, किचमिच हो जाएगा काम। उसके बाद आते हैं वर्निकीज एरिया का इंटेलेक्चुअल फंक्शन में। वो यहाँ पे ये बात करें कि जो भी चीज आप मेमोराइज कर रहे होते हो ना, उसमें वर्निकीज एरिया का रोल है। किस तरह से देखो, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या करता है, एक सिंपल विजुअल इमेज बनाता है। क्या आपको विजुअल इमेज याद रहती है? नहीं याद रहती। अगर मैं ये बुक आपको दिखा दूं और फिर कोई बिल्कुल ये एग्जैक्टली ऐसी आपने बुक या आप एक बार बुक रीड कर लो तो हम एग्जैक्ट सेम इस बुक को नहीं जानेंगे। सही है कि बात। वेरी सिमिलरली इस बुक के अगर मैं आपको वर्ड्स एग्जैक्टली सारे सुनाऊं तो वो भी आप नहीं कर सकते। हालांकि एंग्लो गैरस का काम तो सारे वर्ड्स को रीड करना। हाँ, इस बुक में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है आप ये जरूर बता दो कि यार इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है। तो यानी कि मेमोरी में स्टोर क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट। और ये किसी भी टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट ड्राइव किसने किया था? वर्निकीज एरिया ने। तो इसका मतलब है वर्निकीज एरिया बड़ा अहम होता है। किसी भी चीज को जो मेमोराइज करना होता है उसमें वर्निकीज एरिया रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं भी आई तो आई एम वेरी सॉरी। ये समरी की वीडियो मतलब जल्दी जल्दी की वीडियो, इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकता। अच्छा, डोमिनेंट हेमिस्फीयर की हमने देख लिया, वर्निकीज एरिया बेहतर है, ब्रोकास एरिया बेहतर है, सारा कुछ। क्या नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर बेकार है? नहीं जी। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के पैराटो ऑसिपिटल टेम्पोरल कॉर्टेक्स के भी कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं जो कि ये डोमिनेंट वाले से बेहतर करता है। वो कौन से फंक्शन होते हैं उनको याद करने के लिए ध्यान में रखिएगा कि जो चीजें रोमांस में होती हैं वो चीजें, म्यूजिक को इंटरप्रेट करना, नॉन वर्बल विजुअल एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करना, बॉडी लैंग्वेज को जरा बेहतर करना, उसकी वॉइस की उतार चढ़ाव से उसकी फीलिंग्स को महसूस करना, ये सारा कुछ लिम्स पे कटा जो चीजों को देखना। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। हमारा ये ख्याल है कि चूंकि इंसानों में बहुत बड़ा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इसलिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंटेलेक्चुअल फंक्शन में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होगा, लेकिन अभी तक हम तहकीकात से इस बात को साबित नहीं कर सके। अलबत्ता पहले हम ये क्या किया करते थे कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता था ना, तब एंटी डिप्रेशन ड्रग्स तो होते नहीं थे, हम प्री फ्रंटल एरिया को थोड़ा सा काट दिया करते थे, सेक्शन कर दिया करते थे। जब प्री फ्रंटल एरिया को सेक्शन करते थे तो डिप्रेशन निस्बतन ठीक हो जाया करता था, और डिप्रेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे मसले आना शुरू हो जाते थे कि डिप्रेशन तो ठीक हो गया लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होना,
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, सीक्वेंशियल मूवमेंट्स नहीं कर सकता, मौके के मुनासबत से एक्शंस नहीं करता, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती हैं, मूड बहुत रैपिडली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ही रोल है। सही के बाद इंटेलेक्चुअल फंक्शन में भी प्री कॉर्टेक्स ही अहम तरीन रोल प्ले कर रही है। वैसे वर्निकिस एरिया भी बहुत रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बहुत रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वर्निकिस एरिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दोनों इंटेलेक्चुअल फंक्शन में रोल प्ले करते हैं। हम कहते हैं अच्छा भाई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को खराब करने की वजह से ये एग्रेसिवनेस और ये वाले मसले क्यों आ रहे हैं? यार जाहिर बात है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का कुछ एरिया होगा जो कि लिम्बिक एरिया के साथ कनेक्शन बनाता होगा, तो लिम्बिक एरिया बिहेवियर्स वगैरह में रोल प्ले करता है, तो जाहिर बात है यहाँ पे बिहेवियर्स का इशू आना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सही नहीं होता ना, तो एक इंसान एक सोच को सोच ही नहीं पाता, यानी कि किसी एक बात पे गौर फिक्र नहीं कर पाता। एक बात पे गौर फिक्र करने लगता है, इतने में कोई और बात ज़हन में आती है, इतने में कोई और बात ज़हन में आती है, ऐसे ही बस चलता रहता है। तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि जब मुख्तलिफ बातें ज़हन में आती जाएंगी तो फिर हम मेमोरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ का रट्टा मारते हो या कोई भी चीज़ याद करते हो तो आप बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते हो। तो अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक ही नहीं होगा, हम एक बात को बार बार सोचेंगे नहीं, तो क्या आपको घंटा याद होनी है वो चीज़? ये बात समझ में आ गई। फिर आगे जी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसको हम ये प्लान फॉर द फ्यूचर में प्रोग्नोस्टिकेशन, ये थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करना कि भी क्या होने लगा है, बॉल कब तक मेरे पाँव के पास आएगी, किसी डिजीज को डायग्नोज करना, उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स को देखते हुए मॉरल लॉज के मुताबिक जिंदगी गुजारना, मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को सॉल्व करना, इन सारी चीज़ें। या मैं जो काम करने लगा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ईंट खींचूंगा उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दूसरी ईंट मेरे हाथ पे गिरी, ये कॉन्सिक्वेंस को सोचना, ये सारे हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ही रोल होते हैं। डन। फिर आते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में दो चीज़ें होती हैं, पहले आप कुछ सुनते हो या पढ़ते हो और फिर उसके मुताबिक आप बोलते हो। तो यानी कि एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट। इनपुट दो तरह की होती है, एक तो होती है कि मैं सुन लेता हूँ कि भाई सारा ने मुझे क्या कहा है, सुन लिया। दूसरी होती है कि मैं पढ़ सकता हूँ कि सारा ने मुझे क्या पैगाम भेजा है, मैसेज क्या भेजा है सारा ने। सही होगी ना बात? तो दो तरह की इनपुट होगी हमारे पास, या आप ईयर्स के थ्रू सुनते हो और या आप देखते हो। दोनों तरह की जो भी इनपुट होगी उसको वर्निकिस एरिया प्रोसेस करेगा और पूरा एनालाइज करेगा। तो अगर किसी इंसान में वर्निकिस एरिया खराब हो तो रीड तो कर सकता है, लेकिन वो समझ नहीं सकेगा कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या है। इसी तरह सुन तो सकता है, लेकिन वो समझ नहीं सकेगा कि इस बात का मतलब क्या है। इसको हम नाम देते हैं वर्निकिस एफेजिया। और अगर वर्निकिस एरिया के साथ साथ ये वाले एरिया भी खराब होना शुरू हो गए, एंगुलर गायरस और एसोसिएशन, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ये भी खराब होना शुरू हो गए, तो फिर प्रॉपर्ली रीड भी नहीं कर सकेगा, फिर प्रॉपर्ली सुन भी नहीं सकेगा, तो फिर उसको हम नाम देते हैं ग्लोबल एफेजिया। सही होगी बात? ये तो होगी सेंसरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। फिर जब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, वर्निकिस एरिया प्रोसेस करता है कि भाई ये जो बात आ रही है इसका क्या मतलब है। फिर वर्निकिस एरिया फैसला करता है कि इस बात का क्या जवाब देना चाहिए, और जब फैसला कर लेता है कि ये जवाब देना चाहिए, तो फिर ये बताता है ब्रोकाज एरिया को। किसके थ्रू बताता है जी? आर्क्यूट फेसिकुलस के थ्रू बताता है ब्रोकाज एरिया को कि भाई ये वाला जवाब दे दो। फिर ब्रोकाज एरिया देखता है कि अच्छा अगर ये वाला जवाब देना है तो फिर चीफ मतलब बोलना कैसे है, ये ब्रोकाज एरिया का काम है सारा। ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में बताता है कि भाई फलाने मसल को इतना स्टिमुलेट कर दो, चीख से कहो कि वो खुल जाए, दांतों से कहो कि वो बंद हो जाए, और जो भी बोलना है ना वो सारा कुछ ब्रोकाज एरिया बताता है कि भाई इस तरह से बोलना है। क्या बोलना है ये हमारा वर्निकिस एरिया फैसला करता है, लेकिन वो बोलने के लिए किस मसल को कितना स्ट्रेच वगैरह करवाना है ये ब्रोकाज एरिया फैसला करता है। तो अगर किसी इंसान का ब्रोकाज एरिया ही खराब हो जाए तो वो इंसान को ये तो पता है कि क्या बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। तो इसको हम बना देते हैं मोटर एफेजिया, कि वो बोल नहीं, वो चाह रहा है, उसको पता है उसने क्या बोलना है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा। सही। अच्छा, अगर ब्रोकाज एरिया भी ठीक हो और आगे मसल वगैरह खराब हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि आर्टिकुलेशन नहीं कर पा रहा बंदा, उसमें बेसिक गैंग्लिया खराब हो जाता है, सेरेबेलम खराब होता है, कोई भी चीज़ खराब हो जाती है। कि ब्रोकाज एरिया भी ठीक है, वो सिग्नल आ भी नहीं बोलने के, लेकिन फिर भी बेचारा फारिग हुआ है। तो एक बार फिर बताता हूँ आपको, अगर वर्निकिस एरिया खराब होगा तो इंसान को समझ नहीं आएगी मैं बोलूँ क्या। उसको ये जरूर पता है कि यार मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ जिससे मैं इसको समझाऊँ कि मुझे पानी ला दो, लेकिन इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कोई नहीं पता। अच्छा, वर्निकिस एरिया ठीक है, ब्रोकाज एरिया खराब है, पता तो है क्या बोलना है, बोला नहीं जा रहा, मतलब ये यहाँ ये से मैसेज ही नहीं भेजे जा रहे। और अगर ब्रोकाज एरिया भी ठीक है, आर्टिकुलेशन नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब इंसान बोल ही नहीं पा रहा। और जी फिर आगे आता है कॉर्पस क्लोसम। दोनों हमारे जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है इनको कनेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा कनेक्शन होता है कॉर्पस क्लोसम। उसके अलावा और भी कनेक्शन होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एंटीरियर कमीशन होता है जो कि राइट और लेफ्ट साइड के टेम्पोरल लोब को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। कॉर्पस क्लोसम के फंक्शन को जानने के लिए हमने कहा चलो भी कॉर्पस क्लोसम को काट के देखते हैं। जब हमने कॉर्पस क्लोसम को काटा तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर का वर्निकिस एरिया तो काम कर रहा था, लेकिन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के वर्निकिस एरिया ने जो भी फैसले किए हैं वो फैसले इसी हेमिस्फीयर को पता चलते हैं, दूसरे हेमिस्फीयर को पता नहीं चल पाते। तो यानी कि ये वाला हेमिस्फीयर प्रॉपर एक्टिविटीज वगैरह नहीं करवा सकेगा वर्निकिस एरिया के फैसलों के मुताबिक। दूसरा, हमने ये भी देखा कि जब भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आती है वो चाहे राइट साइड पे आए चाहे लेफ्ट साइड पे आए, जिस साइड का भी वर्निकिस एरिया काम करना है, यानी जो भी डोमिनेंट साइड है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है और वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो अगर कॉर्पस क्लोसम काटा हुआ होगा या कॉर्पस क्लोसम नहीं काम कर रहा होगा तो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के पास जाने वाली इंफॉर्मेशन को डोमिनेंट हेमिस्फीयर वाला वर्निकिस एरिया यूज ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यहीं पे आ जाएगी, डोमिनेंट हेमिस्फीयर वाले वर्निकिस एरिया के पास जा ही नहीं सकेगी।
सही के बाद तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि कॉर्पस को काटा हुआ होता है तो फिर बेसिकली जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है वो तो सुन भी सकता है, पढ़ भी सकता है, रीड भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर होगा ना वो बेचारा शायद रीड तो कर सके लेकिन वो सुनना और चीज़ों को समझना ये वो इतना उसका अच्छा नहीं होगा। सही के बाद उसके अलावा अगर आपने कॉर्पस सिस्टम काटा हुआ भी है तो भी इमोशनल इन्फॉर्मेशन का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। यानी अगर एक हेमिस्फीयर में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें इमोशंस एसोसिएटेड हैं तो वो वाली इन्फॉर्मेशन दूसरे हेमिस्फीयर के पास भी पहुंच जाएगी। इसका कैसे बेसिकली ये कैसे होता है, ये होता है एंटीरियर कमीशन के थ्रू। जो भी इन्फॉर्मेशन इमोशन से रिलेटेड होती है वो आपके टेम्पोरल लोब या लिम्बिक वाले एरिया में होती है। ठीक है, तो लिम्बिक एरिया ये वाला जो टेम्पोरल लोब का एरिया है ये तो कनेक्ट हुआ है दोनों साइडों का विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर कमीशन। तो हमें ये बात पता चल गई कि अगर हम किसी नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में कोई इमोशनल इन्फॉर्मेशन डालें, जिस तरह मिसाल के तौर पे किस का सिग्नल भेजें या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन डालें तो वो जरूर दूसरे हेमिस्फीयर तक पहुंच जाती है और दूसरे हेमिस्फीयर को वर्निकल एरिया उसको प्रोसेस कर पाता है। सही की बात। आगे जाए थॉट्स, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। थॉट्स में जाहिर सी बात है एक तो आपके पास ये जो कॉर्टेक्स है ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसके अलावा ब्रेन के कुछ बेसिक एरियाज भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे बेसिक थॉट्स है, पेन के बारे में थॉट है, सोचने के लिए दर्द हो रही है, ये वाली थॉट्स आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को नहीं बल्कि लोअर ब्रेन एरियाज को ही रिक्वायर करती हैं। इसी तरह फिर कुछ ऐसी भी हैं थॉट्स जो कि आपके कॉर्टेक्स के बहुत बड़े एरिया को इन्वॉल्व करेंगे, जिस तरह ये विजन, कुछ चीज़ देखना और उसके बारे में सोचना। मैंने सारा को देखा और सारा के बारे में सोच रहा हूँ वो कैसी थी ये वो सारा कुछ। तो ये जाहिर सी बात है विजन को और कॉर्टेक्स के बहुत बड़े एरिया को इसमें इन्वॉल्व कर रहा होगा। तो थॉट बेसिकली होती क्या है इसके बारे में कहते हैं होलिस्टिक थ्योरी। होलिस्टिक थ्योरी ये है कि जी एक वक्त में ब्रेन के बहुत सारे चीज़ें जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं थॉट। सही की बात। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये सारा कुछ एक्टिवेट हो गया और हर चीज़ अपना अपना सिस्टम कर रही होगी। जैसे किसी एक थॉट में आप जाहिर बात है थॉट की वजह से खुश या परेशान ये भी तो होते हो ना, तो ये जो खुशी या परेशानी है जो इमोशंस हैं ये लिम्बिक सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। फिर थॉट में हम सोचते भी तो है ना कि यार ये क्या हो रहा है, ये गीला गीला सा क्या है या मुझे किस चीज़ से काटा है, इस तरह के जो सोच रहे हैं ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम होगा। तो यानी कि थॉट में ब्रेन के बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली काम कर रही होती है। किसी एक जगह पे हम नहीं कहते कि ब्रेन की इस जगह पे थॉट चल रही है। सही के बाद थॉट कंप्लीट होगी फिर होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आपको अवेयरनेस हो कि आपकी बॉडी के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, होश हो यानी कि, तो उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। फिर आती है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी बेसिकली ये है कि जो भी चीज़ आप देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो आपके ब्रेन में जाती है और किसी न किसी न्यूरॉन्स के पाथवे से होकर वो गुजरती है। ये जो न्यूरॉन्स का पाथवे है इसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी चेंजेस कर जाती है। तो ये जो एक आपके ब्रेन पे एक असरअंदाज हो गई है इसको बना देते हैं मेमोरी ट्रेसेस। ठीक है, मेमोरी ट्रेसेस ना सिर्फ आपके ब्रेन के लेवल पे बनती है बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, हर लेवल पे बन रहे होते हैं। लोअर ब्रेन एरिया के लेवल पे, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे बन रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे वॉकिंग है। अच्छा यार एक और एग्जांपल देखो इसकी, आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो उसमें क्लच दबाना ये दबाना, शुरू में जब आप गाड़ी सीख रहे होते हो ना आप हर चीज़ बड़ा सोच समझ के कर रहे होते हो, वहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका वो रिफ्लेक्स बन जाता है कि मैंने कब ब्रेक दबानी है, कब क्या करना है, वो आपका रिफ्लेक्स बन गया। तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ही मेमोरी आ चुकी हुई है कि भाई क्लच कैसे दबाना होता है, ये सारा कुछ कैसे करना होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ने मेमोरी कर ली ना, रिफ्लेक्सिव लर्निंग हो गई ना, तो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी मेमोरी कर रही होती है। अलबत्ता वो जो आप जिस मेमोरी को यादाश्त कहते हो कि मैं भूल गया, याद आ रहा है ये वो, ये भी मेमोरी जैसी बात सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ही स्टोर होती है। मेमोरी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वो होती है जो कि आप भुला देते हैं। हम गाड़ी में जा रहा था, बहुत सारे लोग नजर आए, या कोई बंदा जा रहा था उसको बहुत सारे लोग नजर आए, वो सबको भूल भाल गया। जाहिर बात है आपको हर गाड़ी की नंबर प्लेट याद तो नहीं रहती, तो वो जो कुछ आप भुला दिया आपने, जो आपके लिए बेकार चीज थी, उसको हम कहते हैं नेगेटिव मेमोरी। लेकिन कुछ चीज होती है जो कि याद कर ली, सारा की गाड़ी जा रही थी, सारा की गाड़ी की नंबर प्लेट देख ली, ये वो सारा कुछ, तो ये जो आपने जो चीज जेहन में बिठा ली उसको कहेंगे हम पॉजिटिव मेमोरी। तो जो नेगेटिव मेमोरी होती है जिसको जेहन में नहीं बिठाना होता, वो होता है बेसिकली ये है कि जब आपके पास एक न्यूरॉन्स का ट्रैक मौजूद है, मैं यहीं पे दिखाया था आपको, ये न्यूरॉन्स का ट्रैक मौजूद है, उस न्यूरॉन्स के ट्रैक से कोई इन्फॉर्मेशन गुजरी है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमने याद नहीं करनी थी, तो ये जो ट्रैक है ना ये इसको इग्नोर मारेगा, कहेगा आइंदा इन्फॉर्मेशन है ना तो मैंने गुजारना भी नहीं है, मैंने एक्शन प्रोड्यूस नहीं करना। यानी कि ये जो ट्रैक है ये इस इन्फॉर्मेशन के आने से इनहिबिट हो जाएगा। इसको हम ये भी कहते हैं हैबिचुएशन, कि भाई इस ट्रैक को इस इन्फॉर्मेशन की आदत सी हो गई है, इसलिए ये ट्रैक इस इन्फॉर्मेशन के आने पे अब कुछ बॉदर ही नहीं करता। ये होती है नेगेटिव मेमोरी का मैकेनिज्म। जो पॉजिटिव मेमोरी होती है उसमें ये होता है कि एक मेमोरी आई थी और ट्रैक कहता है वाजिब है, आप तो बहुत अच्छे हैं, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं ज़्यादा एक्टिवेट होऊंगा। यानी कि ये ट्रैक ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाता है, इसको कहते हैं फैसिलिटेशन। ये होता है हमारे पास पॉजिटिव मेमोरी में, इसको सैनिटाइजेशन भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, एक तो मैं क्लासिफिकेशन देख ली, पॉजिटिव मेमोरी, नेगेटिव मेमोरी। दूसरी होती है टाइम के हिसाब से, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तीसरी होती है क्वालिटी के हिसाब से, मैं मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। तीसरी क्लासिफिकेशन होती है क्वालिटी के हिसाब से, डेक्लेरेटिव मेमोरी और स्किलफुल मेमोरी। किसी भी वाक्य की याद आ रही है, कोई भी चीज़ आपको याद है जो कि आप किसी को बयान कर सकते हो, वो होती है डेक्लेरेटिव मेमोरी। और कोई भी चीज़ आप सीख चुके हो, जिस तरह तक मुझे ड्राइंग आती है, मुझे ये ऐसी कोई चीज़ आपकी मेमोरी में है कि जी वो, तो ये आपके पास होती है स्किलफुल मेमोरी। ऑलराइट, अब डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो बिल्कुल थोड़े वाक्य के लिए होती है। जैसे हम सागर तौर पर आपने किसी की सारा की गाड़ी का नंबर याद किया, जैसे थोड़ा सा आगे गुजरे वो आपको भूल गया अगर, तो वो हो गया आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। सही होगी बात।
अच्छा, ये तब तक ज़हन में रहती है जब तक आप उस बात को ज़हन में बार-बार दोहराई जो। इसके बारे में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि जब एक बात ज़हन में आई, वो रिवर्बरेटिंग सर्किट में बार-बार घूम रही होती है, तब तक ज़हन में होती है। जब वो घूमना बंद होगी, आप उसको ज़हन से भूल जाओगे। दूसरा होता है कि भाई जो सिनैप्टिक टर्मिनल होते हैं, उन पे कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन और इन्फॉर्मेशन के टूल्स को याद कर लेते हैं। सही, ये हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट आती है हमारे पास इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें हम कहते हैं कि भाई जो मेमोरी हमने ज़हन में थोड़ी देर के लिए बिठा के रखनी है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने गायरटन का चैप्टर पढ़ा, उसको थोड़ी देर के लिए ज़हन में बिठा के रखेंगे, तो वो ये होता है कि जब वो इन्फॉर्मेशन जब आपके ब्रेन के किसी भी नर्व ट्रैक से गुजरती है, तो उस नर्व ट्रैक में कुछ ना कुछ, हर सिनेप्स में कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस कर देती है। वो क्या केमिकल चेंजेस होती हैं, उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। अगर तो नेगेटिव मेमोरी होगी, जाहिर सी बात है इनहिबिट करने के केमिकल चेंजेस होंगी, और अगर पॉजिटिव मेमोरी होगी तो जाहिर सी बात है फैसिलिटेट करने की केमिकल चेंजेस होंगी। तो जो इनहिबिट करने वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आती है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन को, या भेजते हैं एक सिनेप्स है जिसमें ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है, और ये एक फैसिलिटेटर टर्मिनल होता है। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिमाग में नहीं बिठानी ना, वो इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेटर टर्मिनल को एक्टिवेट नहीं कर सकेगी। तो होगा ये इन्फॉर्मेशन एक बार गुजरेगी, दूसरी बार गुजरेगी, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के कैल्शियम चैनल्स जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। तो अब जब मजीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो कम कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ करेगा। जब कम कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इनहिबिट हो रहा है। सही होगी बात। और जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, अगर वो वाली इन्फॉर्मेशन आई, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन इस फैसिलिटेटर टर्मिनल को भी एक्टिवेट करेगी। जब फैसिलिटेटर टर्मिनल एक्टिवेट होता है ना, तो भाईजान वो जरूर जरूर इसको एक्साइट करता है। कैसे एक्साइट करता है? जब फैसिलिटेटर टर्मिनल एक्टिवेट होता है, वो सेरोटोनिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के एड्रेनालाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी ज्यादा बनती है। साइक्लिक एएमपी ज्यादा बनती है, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होती है। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होती है तो यहाँ के मौजूद पोटेशियम चैनल्स बंद होते हैं। जब पोटेशियम चैनल्स बंद होते हैं तो रीपोलराइजेशन जल्दी नहीं हो पाती। जब रीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी तो एक्शन पोटेंशियल ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। जब एक्शन पोटेंशियल ज्यादा टाइम के लिए रहेगा तो इसका मतलब ज्यादा कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। तो जो पॉजिटिव मेमोरी होती है उसमें ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, एक्साइटेशन होती है। और जो नेगेटिव मेमोरी होती है, जो हमें भुलानी होती है, उस केस में इनहिबिशन हो रही होती है। क्यों इनहिबिशन हो रही होती है? क्योंकि उसमें फैसिलिटेटेड टर्मिनल एक्टिवेट नहीं हो पाता और ऐसे ऐसे कैल्शियम चैनल्स बंद होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में खास कोई एज सच एक बाउंड्री लाइन नहीं जिसकी वजह से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें। अलबत्ता जो आमतौर पर लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसका नक्श आपके जहन में रहता ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वेसिकल रिलीजिंग साइट्स इंक्रीज कर जाए, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स की तादाद बढ़ जाए, या जो उनके अंदर मौजूद वेसिकल्स होती है उनकी तादाद बढ़ जाए, तो इस तरह की चीजें डेंड्रेटिक स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं। तो इस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती है, यानी कि आपके दिमाग में जहन में एक चीज आई, वो जिन न्यूरॉन्स के पाथवे से गुजरी, उस पाथवे में उसने स्ट्रक्चर्स ही सिनेप्सेस को चेंज कर दी, यानी कि पक्की चेंजेस कॉज कर दी है। तो अब ब्रेन को हमेशा याद रहेगा कि यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन गुजरी थी जिसने आज तक मुझे बिगाड़ के रखा हुआ है। सही होगी बात। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, बचपन में होता ही है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हर बेतहाशा ब्रेन में जगह जगह न्यूरॉन्स बनते चले जाते हैं। जहाँ के न्यूरॉन्स तो इस्तेमाल में रहे वो वाले हम रखते हैं, जहाँ के न्यूरॉन्स हम देख रहे हैं कि यार यहाँ हमने बनाए तो थे लेकिन ये यूज नहीं हो रहे, उसको हम खत्म कर देते हैं। तो इसी तरह से बनते जाते हैं। जिधर जिधर के न्यूरॉन्स यूज होंगे वहाँ के कायम रहेंगे, जिधर के यूज नहीं होंगे वहाँ के डिस्ट्रॉय होते रहेंगे। तो यानी कि बचपन में ब्रेन हम जितना यूज करेंगे उतने न्यूरॉन्स बॉडी में, इसको हम कहते हैं यूज इट और लूज इट। जो आपका ब्रेन है उसने बहुत सारे न्यूरॉन्स बना दिए हैं और अब वो कह रहा है कि यार या तो इस न्यूरॉन को यूज कर लो, यूज करोगे तो ठीक है, यूज नहीं करोगे तो मैं समझूंगा ये बेकार है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। ये वाला आपका सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो इसी वजह से अगर बच्चे के बचपन में एक आंख पे पट्टी बांध दो तो उस आंख के पीछे जो न्यूरॉन्स है वो यूज नहीं ना होंगे। ठीक है, तो ब्रेन को लगेगा यार ये तो बेकार न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स को कर देगा खत्म। कल को आप वो आंख की पट्टी उतार दो तो बच्चा फिर भी उस आंख से सही नहीं देख सकेगा, क्योंकि उस आंख के पीछे जो न्यूरॉन्स है उसको हमने बेकार समझा था और हमने फारिग कर दिया हुआ है। सही के बाद फिर आते हैं कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी की 3 चीजें होती हैं, और पहले किसी चीज को याद करना, फिर उसको दिमाग में बिठाना, और फिर रिकॉल करना कि यार मैंने क्या याद किया था। तो याद कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया। कंसोलिडेशन मेमोरी में भी बेसिकली वही उसी तरह की सिमिलर बातें हैं कि हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू कंसोलिडेट करते हैं। और ये वो अलबत्ता ये जरूर बता रहे हैं कि अगर आपने किसी बात को ज़हन में बिठाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस को टाइम लगेगा ना, कोई घंटा एक तो लगेगा प्रोटीन वगैरह को बनाने के लिए, क्योंकि लंबा काम है ना। पहले डीएनए सीखेंगे, एमआरएनए बनाओ, फिर उस एमआरएनए को ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाएंगे, फिर स्ट्रक्चर। तो अगर आप घंटा एक ही बात को सोचते जा रहे हो, आपके दिमाग में बात चलती जा रही है, तो फिर तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है। और अगर आपने थोड़ी देर सोचा और इतनी देर में आपको किसी ने कोई ऐसी चीज, कोई और सोच आपके जहन में आ गई, या आप कह सकते हो कि ब्रेन जो है वो कॉन्शियस ही नहीं रहा, या जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, कोई ऐसी बात हो गई है कि अब आपकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं रही, तो यानी कि फिर वो बात आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा सकेगी। जितना किसी चीज को रिवाइज करते हो उतनी ही वो चीज अच्छी याद होती है। ये रिहर्सल एनहांसमेंट में उन्होंने यही बात बताई हुई है। सही, मतलब उतनी लॉन्ग टर्म रहती है वो मेमोरी। अच्छा, फिर जो भी चीज आपके दिमाग में होती है ना, उसको आप उसके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में रखते हो। जैसे कि
आप एक आयत याद कर रहे हो ना, तो ब्रेन में एक हिस्सा होगा आयात वाला, आप इसको वहीं पे स्टोर करोगे। आप कोई और चीज, किसी की लड़की का नाम याद कर रहे हो तो वो, या किसी क्लास वालों का नाम याद कर रहे हो तो वो क्लास वालों का नाम हम देखेंगे ब्रेन में कौन सी जगह पे नाम स्टोर हुए हैं, या नाम स्टोर हुए हैं, ठीक है, इस नाम को वहीं पे भेज दो। तो यानी कि कंपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो ब्रेन में मौजूद पहले से इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार कौन सी इन्फॉर्मेशन के पास इसको भेजना चाहिए, और उसी इन्फॉर्मेशन के पास इसको भेज देते हैं। सही की बात। तो ये होगी हमारे पास कोडिफिकेशन, यानी कि हम मेमोरी को कंसोलिडेट करते हुए किसी एक जगह ज़हन में बिठाते हुए पहले चेक भी करते हैं कि इसको कहाँ पे बिठाना चाहिए। डन। फिर आता है हमारे पास रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को पहले तो उन्होंने लोकेशन बताई हुई है, हमारे पास टेम्पोरल लोब में मोस्ट मीडियली मौजूद होते हैं, लेटरल जो आपके पास वो साइनस बन रहा होता है उसके इसका बड़ा अच्छा जबरदस्त रिलेशन होता है। अगर इस हिप्पोकैम्पस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एक तो काम ये होगा कि डिस्ट्रॉय करने से पहले की जितनी भी याददाश्त थी वो तो बाकी रहेगी, लेकिन आगे अब बंदा कुछ याद नहीं कर पा रहा, इसको हम देते हैं एंटेरोग्रेड एमनेसिया। वजह शायद यही होती है कि जो चीज हम याद करते हैं ना उसमें इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, वो इमोशन अब इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, इसी वजह से शायद याद नहीं कर पा रहा नई इन्फॉर्मेशन को। दूसरा ये होता है कि आपने हिप्पोकैम्पस थैलेमस वगैरह को डिस्ट्रॉय किया, पहले की जो यादाश्त थी वो भी गई बंदे की। अगर पहले की यादाश्त चली जाए तो इसको हम देते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। ठीक है, पहले की यादाश्त चली गई लेकिन सर्जरी के बाद हम चीजों को याद कर सकते हैं, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। पहले की यादाश्त है लेकिन मजीद अब कुछ याद नहीं कर सकते, एंटेरोग्रेड एमनेसिया। कई दफा ये होता है कि दोनों चीजें होती हैं, पिछली यादाश्त भी गई और आगे कुछ याद भी नहीं कर पा रहे। सही है कि बात। कभी कभी ये होता है कि थैलेमस को डिस्ट्रॉय किया, सिर्फ रेट्रोग्रेड एमनेसिया हुआ, यानी पिछली यादाश्त गई, तो इसका मतलब है थैलेमस का कुछ ना कुछ रोल होगा, पिछली यादाश्त को, पिछली बातों को रिकॉल करने में थैलेमस का कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। उसके अलावा बता रहे हैं कि ये जो हम यादाश्त की बात कर रहे हैं, ये जो मेमोरी की बात कर रहे हैं, सारे डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात कर रहे हैं। हिप्पोकैम्पस स्किलफुल मेमोरी में कोई रोल प्ले नहीं करता, कि अगर आपने ड्राइंग सीखी है वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। अगर हिप्पोकैम्पस आपने निकाल भी लिया है, एंटेरोग्रेड एमनेसिया और रेट्रोग्रेड एमनेसिया दोनों हो भी गए हैं और हम कहते हैं कि यादाश्त चली गई है, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा ड्राइंग भी नहीं कर सकेगा, जो स्किलफुल मेमोरी थी वो बाकी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।